बच्चों 6 क्लास हम लोग विज्ञान विषय में आपका 5वां पाठ पढ़ रहे हैं और 5वें पाठ में हम लोगों ने जो पढ़ा वो था पदार्थों का पृथक्करण। तो पदार्थों के पृथक्करण की विधियां पढ़ रहे हैं हम लोग कि जब कोई भी दो उपयोगी या अनुपयोगी पदार्थ आपस में मिल जाते हैं तो किस प्रकार से हम लोग पदार्थों के गुणों के आधार पर उनको अलग करते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने आपको अब तक 3 विधियाँ पढ़ा दी हैं। अब 3 विधियाँ आपकी पिछले वीडियो में आपको मिल जाएंगी और आपने कॉपी में भी किया होगा। नहीं किया है तो वापस वीडियो देखिए, कंटिन्यूटी में वीडियो देखिए आप, ताकि आपका कोई भी जो टॉपिक है वो मिस नहीं हो। अगर नहीं देखेंगे तो आपका कोई भी जो पार्ट है वो टॉपिक टू टॉपिक जुड़ नहीं पाएगा और उसमें आपको दिक्कत होगी याद करने में, काम करने में। तो इससे पिछली 3 विधियाँ जो है वो मैंने आपको पदार्थों के पृथक्करण की पढ़ा दी है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। चौथी विधि मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है चालन। चालन का मतलब सीधा सीधा अगर रूरल लैंग्वेज में या घरेलू भाषा में हम लोग कहें तो छानना किसी भी चीज़ को। आपने अपनी मम्मी, दादी, चाची को, इवन आपने भी कभी किसी चीज़ को छाना होगा छलनी की सहायता से, तो वही चालन है। तो देखें चालन क्या चीज़ है। देखो, कभी कभी हम आटे से व्यंजन बनाने की कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। हमें इसमें उपस्थित चोकर मतलब छानस तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम चालनी यानी छन्नी का उपयोग करते हैं तथा इसमें आटा डालते हैं। चित्र 5.6 देख लीजिए आप। छलनी किस तरह की होती है, आपके घर में भी मिल जाएगी, आप आराम से देख सकते हो। किसी ने नहीं देखी हो तो अपनी मम्मी, दादी, चाची आदि की मदद ले सकते हैं ये जानने के लिए कि छलनी किस प्रकार की होती है। बाकी ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक, सिंपल विधि है और आप सब लोग जानते हैं छलनी कैसी होती है, छलनी की सहायता से किस तरह से छान सकते हैं हम लोग। ये देखिए चित्र 5.6। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ, जैसे मान लीजिए कोई गेहूं नहीं पिसा है, कोई तूस है या फिर कोई और अशुद्धि है, धागा है, ठीक है, बाल है, वो आटे में आ गए हैं, तो वो सारी अशुद्धियाँ जो है वो छलनी को पार करके आटे में नहीं जाती और आटे के कण चूँकि छोटे होते हैं उनसे, इसीलिए छन कर नीचे निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ चालनी में रह जाती हैं। प्राय आटे की मील में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है, वरना ये पिस जाएंगी तो आटे में किरकिर हो जाएगी, खाने योग्य नहीं रहेगा। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। मिलों में जो आटा पीसते हैं ना, कट्टे के कट्टे या पॉलीथीन में पैक जो आटा आता है, तो वो कहीं ना कहीं तो पीसा ही जाता है मिलों में, तो बोरी की बोरियां एक साथ पीसी जाती है। उस दौरान उनसे कंकर या अशुद्धियां दूर करने के लिए उनको बड़े स्तर पर, जैसे आपने बजरी छानते हुए देखा होगा जब मकान का काम चलता है, कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, तो वैसी ही छलनियाँ थोड़ी टेढ़ी करके और बोरी की बोरी उस पर उड़ेली जाती है, जिससे क्या होता है कि उनसे कंकर, मिट्टी और धूल आदि अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। प्राय आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडियां तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेशिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकर तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हुए देखा होगा। बजरी छानते हुए देखा ना आपने, आइए देखें, नहीं देखा तो फिर देख लेते हैं। चित्र 5.7 में ये देखो आप, किस तरह से ये बजरी या रेत छानी जाती है, देख रहे हो आप। चालन द्वारा कंकर तथा पत्थरों को रेत से अलग करना, ठीक है, इस तरह से छाना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं अब अगले क्रियाकलाप पे। क्रियाकलाप 4 है। कक्षा में एक चालनी या छन्नी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक कीजिए, यानी आपको छानना है, ये काम करना है, करके देखना है। अब चाक का पाउडर बनाइए तथा उसको आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चौक पाउडर तथा आटा पृथक कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, यानी आटे के कण और चौक पाउडर के कण, दोनों के कण इतने छोटे हैं कि वो छलनी से छलकर नीचे निकल जाएंगे। चालन विधि का उपयोग मिश्रण के 2 ऐसे अवयवों जिनकी अमापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे आपको, इस एक्टिविटी से आपको क्या समझ में आया कि केवल छानने के द्वारा हम लोग उन्हीं पदार्थों को अलग कर सकते हैं जिनके कणों के आकार में फ़र्क हो, यानी कुछ कण बड़े होने चाहिए और कुछ कण छोटे। जो छोटे होंगे वो छनकर नीचे निकल जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और बड़े होंगे वो छलनी में बच जाएंगे। अगर मिश्रण में मिले हुए पदार्थों के कण एक जैसे आकार के हैं तो वो सभी छलनी से छनकर नीचे निकल जाएंगे और उनको हम लोग चालन विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलो आगे देखें।
अब आपकी अगली यानी 5वीं विधि वो है अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। तीनों चीज़ें एक साथ आपको बता रखी हैं। देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं ये, अवसादन क्या है, निस्तारण क्या और निस्यंदन क्या है। देखो, कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। मैंने भी आपको बताया कि सभी पदार्थों के गुण एक जैसे नहीं होते हैं, सभी पदार्थों के कण भी एक जैसे नहीं होते आकार, आकृति, द्रव्यमान में। तो सभी पदार्थों को या सभी मिश्रणों को एक ही विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है बच्चों। उनके गुणों के आधार पर ही हमें उनको पृथक करने की विधि का चयन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन में यही बात आपको बताई जा रही है कि कभी कभी जो मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं ना, होते ही हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धि कैसे पृथक करते हैं वो देखेंगे। प्राय पकाने से पहले चावल या दाल को जल से धोया जाता है, धोते हैं हम सब, आप जानते भी हो। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं ना, जल डालते हैं क्योंकि वो जल में घुलकर नीचे पेंदे में चली जाती है। यह अशुद्धियाँ जल में चली जाती है। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? क्यों? क्या आपने देखा कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। समझ गए आप? जो चीज़ भारी होगी वो जल में नीचे पेंदे में बैठ जाएगी और इस तरह से वो नीचे के सरफेस में अलग हो जाएगी। ये हो गया आपका अवसादन। यहाँ से आप अवसादन की परिभाषा कर सकते हो। तो क्या है अवसादन? कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। जैसे आपने चावल या दाल में पानी जब भी डाला तो धूल के जो कण थे, ठीक है, वो उसमें घुलकर नीचे पेंदे में चले गए, तो यानी अवसादन हो गया उसका। अब अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को क्या कहते हैं? निस्तारण। निस्तारण का मतलब छुटकारा पाना होता है, निकालना होता है। अब आप हल्का सा टेढ़ा करो बर्तन को टेढ़ा करोगे तो जैसे जैसे जल निकलेगा जल के साथ वो मिट्टी भी निकल जाएगी। ये हुआ आपका निस्तारण। चित्र 5.8 में देख लेंगे हम लोग। आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। ये देखो आप चित्र 5.8 में पहले गिलास के अंदर जो है वो हमने जल डाला तो मिट्टी घुल गई, फिर हम लोग गुलित पदार्थ गिलास को टेढ़ा कर रहे हैं तो देखो किस तरह से साथ में वो निकल रही है। यही सिद्धांत ऐसे द्रव्यों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते, यानी घुलते नहीं हैं। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि तेल हल्का है, जल में घुलता नहीं है। जब जल में तेल गिर जाए या डाल दिया जाए तो ऊपर अलग ही परत बना लेता है। जब हम लोग टेढ़ा करेंगे उसको तो उसमें से एक पदार्थ जो है वो दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या फिर पृथककारी कीप में भर देंगे तो तेल जो है ऊपर के सरफेस में रहेगा और कीप का नीचे से जब हम ढक्कन खोलेंगे तो धीरे धीरे करके पानी जो है वो दूसरे बर्तन में निकल जाएगा और बंद कर देने पर तेल जो है वो कीप में रह जाएगा। तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि तेल तथा जल को बताइए कौन सी विधि द्वारा पृथक किया जाता है, या निष्पावन निष्पादन द्वारा कौन कौन से पदार्थ पृथक किए जा सकते हैं। ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रख दिया जाता है, रहने दिया जाए तो वे दो पृथक परतों में बंट जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर लिया जाता है, क्योंकि जब उड़ेलेंगे तो पूरी ऊपरी परत दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र हो जाएगी। आइए फिर से ठोस तथा द्रव्य के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप छलनी या चालनी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें, इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है। परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियाँ अब भी नज़र आती है? अब भी मिलती है। अब चाय को एक छलनी में डाल दीजिए, क्या चाय की सारी पत्तियां छलनी में रह जाएगी? इस प्रक्रम को निस्यंदन या फिल्टर करना कहते हैं। निस्यंदन का मतलब होता है छानना, ठीक है, समझ गए आप? तो इस प्रकार देखो, जैसे हमने निस्तारण किया या अवसादन किया तो चाय की पत्तियां फिर भी कुछ रह गई तो उसको छानने से ही पूरी तरह वो अलग हुई, यानी हमें निस्यंदन करना पड़ा, उनका फिल्टर करना पड़ा उनको। चित्र 5.1 में देखेंगे। अब सोचिए, तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी लगी? भाई निस्यंदन ही है, क्योंकि निस्यंदन के द्वारा सारी चाय पत्ती छलनी में आ जाती है। आइए अब हम अपने
उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों से गंदला जल प्राप्त होता है, यानी धूल मिट्टी आ जाती है। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। ठीक है, क्योंकि जब बरसात ऊपर से गिरती है तो तलहटी में जो भी धूल मिट्टी जमा है तालाबों के, नदियों के, वो क्या है, उलट पलट होकर ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से बहाव के साथ हमारे जल में अशुद्धियाँ भी आ जाती है। आइए अब हम ये देखें कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी अम्लीय अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। बेटा आज की वीडियो में इतना ही, और ये मिट्टी या अशुद्धि किस प्रकार हम लोग अलग कर सकते हैं जल से, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी इसके आगे की एक्टिविटी 5 जो है वो कल के वीडियो में देखेंगे। आज आपको ये तीनों की तो परिभाषा की, क्या तो निस्यंदन होता है, क्या अवसादन है, क्या निस्तारण है, ये करनी है। इसके बाद 2 विधियां मैंने आपको पृथक्करण, पदार्थों के पृथक्करण की बताई है, ये भी आपकी कॉपी में लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स।